स्टीव जॉब्स एक ऐसा इंसान जो पूरे संसार में डिजिटल क्रांति की मिसाल माना जाता है। यह वही इंसान है जो एप्पल के को-फाउंडर हैं। एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने इनोवेशंस के ज़रिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। आज हम एक ऐसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें ना अपने पैसे से प्यार था और ना पैसा उनकी पहचान था। वो इंसान जिसे अपने ही माता-पिता ने किसी और के पास भेज दिया, जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था, जिसने कॉलेज के 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ दिया, आज विश्व भर में कंप्यूटर के क्रांतिकारी कहलाते हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर को नई पहचान दी। दोस्तों, ज़िंदगी में यदि कामयाब होना चाहते हो तो एक बात सदैव याद रखना, हर कामयाबी एक त्याग मांगती है। त्याग जितना ही अधिक होगा, कामयाबी उतनी ही अद्भुत होगी। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंग्री स्टे फुलिश दिया। इस स्पीच से उन्होंने अपने जीवन में जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में कामयाबी से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई, जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस स्टोरी का माध्यम से आपके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की जवानी। स्टीव जॉब्स ने स्पीच शुरू में बोली यह लाइन, आज मैं दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर खुद को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक सच बता दूं कि मैं कभी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुंचा हूं। इस समारोह में आज मैं आपको आपके जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियां। इस समारोह में मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। स्टीव जॉब्स की पहली कहानी। स्टीव जॉब्स ने बताया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और वह अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने यह वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था ताकि पैसे मिले, उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी पढ़ लूं। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप्स स्पेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर्स कॉम्बिनेशंस के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छी बनाती है यह भी सीखा। यह बहुत खूबसूरत था, इतना कलात्मक था कि इसे साइंस दोबारा नहीं समझा जा सकता। यह मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय जरा सा भी उम्मीद नहीं थी कि इसका मेरे जीवन में कुछ यूज़ होगा भी या नहीं होगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया।
मैंने इसी टाइपफेसेस से अलग अलग शब्द को जोड़कर टाइपग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते थे। इस 10 साल बाद मैंने पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ। यह मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह कभी बना नहीं सकता था। सेकंड स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स। 4000 कर्मचारी काम करने लगे। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वाजनिएक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 साल में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोग से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अभी तक साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकेटोन्स जारी की। स्टीव जॉब्स ने यह मुकाम हासिल कर लिया। मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया। हमने अपनी सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकेटोन्स कंप्यूटर को रिलीज़ किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विज़न था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे भी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। हार नहीं मानी, मैंने दूसरी कंपनी बना डाली। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। अब लॉरेन और मेरे एक सुंदर सा परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं एप्पल से नहीं निकल जाता तो यह सब नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी पर शायद मुझे इसकी ज़रूरत थी। स्टीव जॉब्स की कामयाबी की तीसरी कहानी। अपनी तीसरी कहानी में स्टीव जॉब्स ने कहा, जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है। जब इस लाइन पर मैंने गौर किया तो मुझे इसमें सच्चाई दिखी नज़र आई। फिर मैंने इनको अपनी लाइन में अप्लाई किया और आप यकीन नहीं मानोगे, इससे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरा जीने का तरीका और सोच बहुत पॉजिटिव हो चुका था। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 साल से मैं रोज़ सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्दी मर जाऊंगा। यह सोच मुझे जीवन में और ज़्यादा काम करने का प्रेरणा मिलती रही। कुछ साल पहले ये मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने बताया कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत ही नज़दीक से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना ही है। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिखा रहा था कि मेरे ट्यूमर में कैंसर हो चुका है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियास क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका मतलब होता है कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसका मतलब है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अलग 10 साल में करते वो अलग से कुछ महीनों में कर लीजिए। उसका यह मतलब होता है कि आप सब कुछ सुख पे व्यवस्था कर लीजिए
ताकि आपकी बात आपके परिवार को काम करने में परेशानी ना हो। इसका यह मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। सर्जरी के बाद डॉक्टर बोले मैं ठीक हो सकता हूँ। मैंने यही सब कुछ सोचते हुए पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन की एंडोस्कोपी की गई और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकल गए। मैं तो बेहोश था। पर मेरी पत्नी जो वहाँ मौजूद थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है, जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचाऊंगा भी नहीं। यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वह लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं फिर भी वह मृत्यु को नहीं जीना चाहते। वह मरना नहीं चाहते, जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बच नहीं पाया और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों आप भी पुराने हो जाएंगे और फिर आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सच है।